दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल इस क्लासेज में। दोस्तों आज हम लोग क्लास 12 का हिंदी का चैप्टर नंबर 2 है उसने कहा था, उसका हम लोग एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे और अगर समय बचा तो हम लोग इसी सेशन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखेंगे। तो दोस्तों चलिए देखते हैं। शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जितने भी अपडेट्स हो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। अगर आप लोगों ने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उनका प्लेलिस्ट दिया गया है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। इस चैनल पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और हिंदी के MCQs, सब्जेक्टिव क्वेश्चन सब आते रहते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग उसने कहा था जो चैप्टर है उस लेखक का परिचय देखेंगे कि ये चैप्टर जो है किसके द्वारा रचा गया, उनका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ और कौन कौन सी उनकी रचनाएं हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग वो देखेंगे। तो उससे पहले एक लाइन आप सबके लिए है, कुछ मोटिवेशनल लाइन है। कर हौसला तू तो मंजिल ज़रूर मिलेगी, कर हौसला तू तो मंजिल ज़रूर मिलेगी, अगर जीत के पहले ही हार मान ली तो यह दुनिया तुझ पर ही हंसेगी। ये मोटिवेशनल लाइन आप सबके लिए है कि आप लोगों को हौसला करना है ताकि मंजिल तक पहुंच पाए। अगर हम लोग जीत से पहले ही हार जाएंगे तो ये दुनिया जो है वह हम पे ही हंसेगी, बोलेगा ये मेहनत नहीं किया, पेशेंस नहीं रखा, ये वो सब कुछ। तो इसलिए हम लोग को हौसला रखना है और कोशिश करते जाना है। आप लोगों ने एक और मोटिवेशनल लाइन सुना होगा कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। ये सही बात है। तो चलिए देखते हैं। ये जो चैप्टर है उसने कहा था ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी द्वारा रचा गया है। इनके लेखक जो है वह चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी है। इन्हें प्यार से सब गुलेरी जी कहते हैं। और ये सब जो है लेखक परिचय, ये सब इन सब में से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो MCQ में पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखिए और इसे अच्छे से देखते जाइए। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म जो हुआ है वह 7 जुलाई 1883 ईस्वी को हुआ था और उनका जो निधन हुआ वह 12 सितंबर 1922 ईस्वी को। तो इन्होंने कितने दिन जिए वो हम लोग माइनस करके देख लेते हैं। 8 3 12 में से गया 3 9 और ये बचे 11 8 3 11 39 साल ही जिए वो। 39 साल के अंदर में उन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी है। चलिए सबसे पहले देखते हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म स्थान जो कि रायपुर राजस्थान में है। उनका जो जन्म स्थान है वह जयपुर राजस्थान में है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जो मूल निवास है वह गुलेर नामक जो ग्राम है जिला कागरा हिमाचल प्रदेश में है। ये जो इनका मूल निवास है वो गुलेर नामक एक गांव है, जिला का नाम जो है वह कागरा है और हिमाचल प्रदेश में है। आगे देखते हैं। आगे है इनके द्वारा जो गुलेरी जी के द्वारा जो रचनाएं रची गई है वो। तो सबसे पहले कहानी है, कुछ ऐसे कहानी है जो इम्पोर्टेंट है जो कि है सुखमय जीवन उसने कहा था। इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी कभी बुद्धू का कांटा, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये उनकी कहानी है। निबंध जो है वह कछुआ धर्म, पुरानी हिंदी, भारतवर्ष, देवनागरी और डिंगल है। इनमें से जो इम्पोर्टेंट है ये दो है, कछुआ धर्म और पुरानी हिंदी। तो चलिए आगे देखते हैं। तब अब आइए हम लोग चैप्टर को देखते हैं। अगर आप लोगों के पास बुक है तो बुक निकाल लीजिए और हम इसको पढ़ रहे हैं और आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। ये जो उसने कहा था कहानी है वो 5 भाग में बांटा गया है। फर्स्ट भाग जो है वह प्रेम पर लिखा गया है, जो एक लड़का लड़की मिलती है वो हम लोग पढ़ने पर देखेंगे। बाकी जो 4 भाग है उसमें सिर्फ युद्ध के बारे में बताया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। बुक है तो खोल लीजिए, आप लोग नहीं है तो आप लोग इसे ध्यानपूर्वक सुनिए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले उसने कहा था चैप्टर शुरू करते हैं। बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों की जवान के कोरों से जिनकी पीठ छील गई है, कोरों से जिनकी पीठ छील गई है और कान पक गए हैं, उसने हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बम बुकाट वालों की बोली का मरहम लगावे। ये जो कहानी बताया जा रहा है उसने कहा था ये अमृतसर के बारे में ही चर्चा होगी और ये जो कहा जा रहा है ये अमृतसर के बारे में ही कहा जा रहा है।
आगे है, जब बड़े बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर घोड़े की पीठ को चाबुक से धुनते हुए इक्के वाले सभी घोड़े की नानी से अपना निकट संबंध स्थिर करते हैं, कभी राह चलते पैदलों की आँख के न होने पर तरस खाते हैं, कभी उसके पैरों की उंगलियों के पोरों की को चीथकर अपने ही को सताया हुआ बताते हैं, और यह संसार भर की ग्लानि, निराशा और क्षोभ के अवतार बने नाक की सीध चले जाते हैं। तब अमृतसर में उनकी बड़ी दाढ़ी वाली तरंग चक्करदार गलियों में हर एक लड्ढी वाले के लिए ठहर कर सब्र का समुद्र उमाड़ कर, बचो खालसा जी, हटो भाई जी, ठहराना भाई, आने दो लाला जी, हटो बाछा कहते हुए सफ़ेद पेठे खच्चरों और बत्तखों, गन्ने और खोमचे और भरने वालों के जंगल में राह खेते हैं। ये जो कहा जा रहा है अमृतसर में जो है, जैसे हम लोग कहीं नया शहर में गए या फिर अपने शहर की बात ले ले तो वहाँ पे बड़े बड़े शहर में बहुत सारे गाड़ियाँ होती है, गली कूचे होते हैं, और गली कूचे में अगर कोई घोड़े लेकर के जा रहा है तो उस गली से निकालना है तो घोड़े को कोड़ा मारता है ताकि वो घोड़ा स्पीड भागे। तो जब घोड़े स्पीड में भागता है तो कोई बोलता है रुको भाई जी, हमको भी बैठना है, रुको खालसा जी, रुकिए भाई जी, रुकिए अंकल, ये सब कह कर के रुकवाते हैं। वही लिखा गया है यहाँ पे। क्या मजाल है कि जी और साहब बिना सुने किसी को हटाना पड़े। ये बात सही है, बिना जी और साहब कहे बिना किसी को हटाना बहुत मुश्किल है। तो ये जो कहा गया है, क्या मजाल है कि जी और साहब बिना सुने किसी को हटाना पड़े। यह बात नहीं है कि उनकी जीभ चलती भी नहीं, चलती है पर मीठी छुरी की तरह महीन मार करती है। ये जो कहा जा रहा है, जो उनकी जीभ होती है वो चलती नहीं है, चलती है तो वह उनकी मीठी छुरी की तरह जवान जो चलती है। यदि कोई बुढ़िया बार बार चितौनी देने पर भी लीक से नहीं हटी, यदि कोई बुढ़िया बार बार चितौनी यानी चेतावनी देने पर भी वह नहीं हटी तो उनकी वचनावली के ये नमूने हैं, हट जा जीने जोगिए, हट जा हम हरमा वालिए, हट जा पुट्टा प्यारिए, हट बच जा लंबी वालिए। ये कहकर हटाना पड़ता है। समष्टि में इसका अर्थ है कि तू जीने योग्य है। ये जो जीने योग्य जो है वह इनका समष्टि में अर्थ हो जाएगा, तू जीने योग्य है, तू भागो वाली है, पुत्रों को प्यारी है, लंबी उम्र तेरे सामने है, तू क्यों मेरे पहिए के नीचे आना चाहती है, बच जा। ये कहने का मतलब है, यदि कोई बुढ़िया बार बार चेतावनी यानी चेतावनी देने पर भी वह उस जगह से नहीं हटती है तो इसके लिए एक नमूना दिया जाता है। नमूने हैं, हट जा जीने जोगिए, हट जा कर्मावलिए, हट जा पूता प्यारिए, बच जा लंबी वालिए। इसका जो अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा, हट जा तू जीने योग्य है, हट जा तू भागो वाली है, तू पुत्रों को प्यारी है, लंबी उम्र तेरे सामने है, क्यों तू मेरे पहिए के पीछे आना चाहती है, हट जा बच जा। इसका मतलब ये हुआ। आगे है, ऐसे बम्बुकाट वालों के बीच में होकर एक लड़का और एक लड़की चौक की एक दुकान पर आ मिले। ऐसे जो बम्बुकाट वालों जैसे ऐसे जो गली कूचे में जाम रहती है, गाड़ी घोड़ा और सड़क पर जो जानवर लेकर के चलते हैं, उन सब के बीच से होकर एक लड़का और एक लड़की चौक के एक दुकान पर आकर के मिलते हैं। उसके बालों और इसके ढीले सूथने से जान पड़ता था कि दोनों सिख है। उनके जो बालों और ढीले सूथने यानी कपड़ों से जान पड़ता था कि वो सिख है, यानी वो पंजाबी है। वह अपने मामा के केस धोने के लिए दही लेने आया था और यह रसोई के लिए बढ़िया। ये जो लड़का था वो अपने मामा के केस बाल धोने के लिए वह दही लेने आया था, और जो लड़की थी वो रसोई के कुछ सामान के लिए आई थी। दुकानदार एक परदेसी से गूंथ रहा था जो शेर भर गीले पापड़ों की गट्ठी को गिने बिना हटता न था। ये जो दुकानदार था वह एक परदेसी से गूंथ रहा था जो शेर भर गीले पापड़ों की गट्ठी को गिने बिना हटता न था।
तेरे घर कहाँ हैं। वो जो लड़का लड़की है वो आपस में बात करने लगती है जब दुकानदार एक परदेसी के साथ वह अपना काम निपटाता है। तब तक ले वह लड़का लड़की आपस में बात करने लगते हैं। पहला क्वेश्चन जो पूछता है वह है तेरा घर कहाँ है। जवाब मिलता है मगरे में। और तेरे घर कहाँ हैं, तो जवाब मिलता है मांझे में। यहाँ कहाँ रहती है। अतर सिंह की बैठक में मेरे मामा होते हैं, वहीं रहते हैं। और दूसरा जवाब मिलता है मैं भी मामा के यहाँ हूँ, उसका घर गुरु बाजार में है। इतने में दुकानदार निबट्टा और इनका सौदा देने लगता है। सौदा लेकर दोनों साथ साथ चलते हैं। कुछ समय दूर जाकर लड़के ने मुस्कुराकर लड़की से पूछता है कि तेरी कुर्माई हो गई। तेरी खुरमाई हो गई मतलब इसे हम लोग इंग्लिश में इंगेजमेंट कहते हैं और हिंदी में इसे कहते हैं सगाई। हिंदी में इन्हें सगाई कहते हैं। तो जो लड़का है वो लड़की से पूछता है कि तेरी कुर्माई हो गई। इस पर लड़की कुछ आंखें चटकर धत कहकर दौड़ गई और लड़का मुंह देखता रह गया। वो जो लड़की है वह ये सुनकर वह शर्मा गई और लड़के को जो जवाब दी वह दी धत और कहकर वो चली गई। और ये सब देखकर लड़का मुंह ताकने लगता है। दूसरे तीसरे दिन सब्जी वाले के यहाँ दूध वाले के यहाँ अकस्मातक दोनों मिलते रहते हैं। मतलब ऐसे ही 2-3 दिन हो जाता है जो कि सब्जी वाले के यहाँ कभी दूध वाले के यहाँ मिलते हैं। महीना भर यही हाल रहता है। 2-3 बार लड़के ने फिर लड़की से पूछता है तेरी कुर्माई हो गई और लड़की ने वही धत मिला जवाब देती है। एक दिन जब फिर लड़के ने वैसे ही हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा तब लड़की लड़के की संभावना के विरुद्ध बोली हाँ हो गई। कब। तो लड़की जवाब दी कल। देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू। लड़की भाग गई। एक दिन जब लड़का लड़की को हंसते हुए चिढ़ाने के लिए पूछा कि तेरी कुर्माई हो गई तो जो लड़की थी वो उसके विरोध में बोली कि हाँ हो गई। तो लड़का पूछता है कब। तो लड़की बोलती है कब। देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू। ये जो देखते नहीं कढ़ा हुआ सालू यानी दुपट्टा जो ओढ़ी हुई थी वो रेशम की थी और देखते नहीं ये रेशम का कढ़ा हुआ सालू। लड़की कहकर भाग जाती है। लड़के ने घर की राह ली। लड़के जो है वह घर के तरफ चलने लगता है। रास्ते में एक लड़के को मारी। जो लड़का है वह एक लड़के को मोरी में ढकेल दिया। वो जो लड़का है वह रास्ते में बहुत सारे काम करते आता है गुस्से में। सबसे पहले वह एक लड़के को मोरी जिसे नाली कहते हैं नाली में ढकेल देता है। दूसरा है छाबड़ी वाले के दिन भर की कमाई खोई एक कुत्ते को पत्थर से मारता है और एक गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल देता है। सामने नहाकर आती हुई किसी वैष्णवी के टकराकर अंधे की उपाधि पाई तब कहीं घर पहुंचा। वो जो लड़का है रास्ते में बहुत सारे काम करता है। जब ये सुनता है कि उस लड़की की कुर्माई हो गई है वह सबसे पहले किसी लड़के को नाली में धकेल देता है। वह छबरी वाले के दिन भर की कमाई है उसे भी पानी में मिला देता है। कुत्ते को पत्थर से मारता है। गोभी वाले ठेले जो है वह दूध लेकर के आता है उसे उसका दूध जो है वह गिरा देता है। वह कोई लड़की जो है वह वैष्णवी जो है वह मतलब नहाकर आती है उसे भी मतलब धकेल देता है। और वो जो लड़की बोलती है अंधा हो गया उसकी भी उपाधि ले लेता है कि ये अंधा है। तब जाकर वह घर पहुंचता है। अब जो है वह दूसरा भाग स्टार्ट है और इसमें जो है वह है लड़ाई की बात। तो आइए देखते हैं। राम राम यह भी कोई लड़ाई है। दिन रात खंदकों में बैठे हड्डियां अकड़ गई। लुधियाने से 10 गुना जाड़ा और मेह और बर्फ ऊपर से। लुधियाने से जो है वह 10 गुना जाड़ा है, मेह है और बर्फ ऊपर से आ रही है। पिंडलियों तक कीच में घसे हुए हैं। गनीम कहीं दिखता ही नहीं। घंटे 2 घंटे में कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाके के साथ सारी खंदक हिल जाती है और 100-100 गज धरती उछल पड़ती है। जब लड़ाई होती है तो बंदूकें चलती है, गोलियां चलती है, बम फूटता है। तब उसकी जो आवाज़ से होती है वो कान के चदरे जो होते हैं वो फट जाते हैं और जो धरती होती है वो उथल पुथल हो जाती है। इस गैवी गोले के बीचे बचे तो कोई लड़े।
इस जो गैबी मतलब गोली बारूद के बीच से कोई बचे तो ही तो लड़े। नगर कोट को जला जला कर जल जला सुना था। नगर कोट का जल जला सुना था। यहाँ दिन में 25 जलजले होते हैं। जो कहीं खंदक से बाहर सफा या कुहनी निकल गई तो चट्टाक से गोली लगती है। ये जहाँ लड़ाई होती है वहाँ पे मतलब बोल रहा है कि नगर कोट का जलजला तो सुना था, लेकिन जहाँ पे लड़ाई होती है वहाँ पे दिन भर में 25 बार जलजले उठते हैं। मतलब कहीं गोलियां चलती है, कहीं बम फूटते हैं, और इन सब से कोई बचे तो ही अपना मतलब लड़ाई कर पाए। न मालूम बेईमान मिट्टी में लिपटे हुए हैं या घास की पत्तियों में छिपे रहते हैं। लहना सिंह और 3 दिन है। लहना सिंह और 3 दिन है। 4 तो खंदक में बिता ही दिए हैं। परसों रिफिल आ जाएगी और फिर 7 दिन की छुट्टी। ये जो लहना सिंह है और 3 दिन बचा हुआ है, 4 तो खंदक में बिता ही दिए हैं। परसों यानी कल परसों परसों जो है वो रिफिल आ जाएगी और उसके बाद 7 दिन की छुट्टी हो जाएगी। अपने हाथों झटका करेंगे और पेट भर खाकर सो रहेंगे। उसी फिरंगी मेम के बाग में मखमल की सी हरी घास है। फल और दूध की वर्षा कर देती है। लाख कहते हैं दाम नहीं लेती। कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। 4 दिन तक पलक नहीं झपी। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। 4 दिन तक पलक नहीं झपकी मतलब अगर युद्ध चलता रहेगा तो कोई कैसे सो सकता है। तो 4 दिन तक पलक नहीं झपकी। और ये जो कहावत है बिना फेरे, ये इसको अंडरलाइन कर लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता नहीं और बिना लड़े सिपाही। मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाए, फिर 7 जर्मनों को अकेले मारकर न लौटूं तो मुझे दरबार साहब की दहलीज पर मत्था टेकना नसीब न हो। ये जो है बोल रहा है कि मतलब ये जो संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाए, मुझे संगीन चढ़ाकर मार्च का जो हुक्म मिल जाए वह जो है वह 7 जर्मनों को अकेले मार गिराएगा, और अगर नहीं मार गिराएगा तो जो दरबार साहब है उसे उनकी दहलीज पर मत्था टेकना नसीब न किया जाएगा। पाजी कही के कलों के घोड़े संगीन देखते ही मुंह फाड़ देते हैं और पैर पकड़ने लगते हैं। यूँ अंधेरे में 30-30 मन का गोला फेंकते हैं। उन दिन धावा किया था 4 मील तक, एक जर्मन नहीं छोड़ा था। पीछे जनरल ने हट आने का कमान दिया, नहीं तो सीधे बर्लिन पहुंच जाते। क्यों? सूबेदार हजारा सिंह ने मुस्कुराकर कहा, लड़ाई के मामले जमादार या नायक के चलाए नहीं चलते। ये जो यहाँ जो इस कहानी में जो लड़ाई हो रही है वह जर्मन के बीच में हो रही है, और ये जो जर्मन है वह जो है मतलब बिना गलती के बिना मतलब सोचे समझे वह लड़ाई के लिए चले आता है। लेकिन जो इस कहानी के नायक है वह लहना सिंह है। वो जो है वह मतलब जर्मन को मार गिराते हैं और 30-30 मतलब मन का गोला फेंकते हैं। कौन? जर्मन लोग। तो इस समय जो है वो किसी को सोना नसीब नहीं होता। और इसमें जो एक आदमी बोल रहा है कि मुझे अगर संगीन मिलाकर मार्च का हुक्म मिल जाता तो हम एक बार में 7-7 जर्मन को मार गिराते। तो ये जो है वह अगर मार गिराते, अगर नहीं मार पाए तो मुझे जो है वह दरबार साहब का मतलब जो दहलीज है उस पर मत्था टेकने का नसीब ना होता, ये कहा गया है। आगे जो है वह सूबेदार हजारा सिंह ने मुस्कुराकर कहा कि लड़ाई के मामले में जमादार या नायक के चलाए नहीं चलता। सही बात है, लड़ाई जो है वह किसी के चलाने से नहीं चलता। बड़े अफसर दूर की सोचते हैं। 300 मील का सामना है, एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा। सूबेदार जी सच है, लहना सिंह बोला। ये जो लहना सिंह है वो जो बोला वह सूबेदार जी को बोला ये सच है, पर करे क्या, हड्डियों में तो जरा धस गई है। हड्डियों में जो है वह जारा धस गई क्योंकि जो लुधियाना के 10 गुना जारा यहाँ पे पड़ रहा है।
तो हड्डियों में जो धारा जारा धंस गए, सूर्य निकलता ही नहीं, और खाई में दोनों तरफ से चंबे की बावलियों कैसे सोते झर रहे हैं। जो सूर्य है वह निकलता नहीं है, और खाई में दोनों तरफ से चंबे के बावलियों कैसे सोते झड़ गए हैं। एक धावा हो जाए तो गर्मी आ जाएगी। एक धावा अगर आ जाएगा तो उससे गर्मी आ जाएगी। लड़ाई करने से गर्मी आती है ना। उद्यमी उठ सिगरी के कोले ढाल, वजीरा तुम 4 जन बाल्टियां लेकर खाई का पानी बाहर फेंको। महासिंह शाम हो गई, खाई के दरवाजे का पहरा बदल दे। ये जो है वह पूछ रहा है महासिंह से कि महासिंह शाम हो गई है, खाई के दरवाजे का पहरा बदल दे। यह कहते हुए सूबेदार सारी खंदक में चक्कर लगाने लगे। ये जो पूछ रहा है वह सूबेदार पूछ रहा है किससे? महासिंह से। वजीरा सिंह पलटन का विदूषक था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कीजिए। ये जो है वजीरा सिंह पलटन का विदूषक था। बाल्टी में गदला पानी लेकर खाई के बाहर फेंकता हुआ बोला, मैं पाधा बन गया हूँ, करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण। इस पर सब खिलखिला पड़े और उदासी के बादल फट गए। लहना सिंह ने दूसरी बाल्टी भर उसके हाथ में देकर कहा, अपनी बारी में खरबूजों में पानी दो, ऐसा खाद पानी पंजाब भर में नहीं मिलेगी। ये जो कह रहा है वह लहना सिंह कह रहा है। हाँ, देश क्या है? स्वर्ग है। मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 घुमा जमीन यहाँ मांग लूँगा और फलों में बूटे लगाऊँगा। लाड़ी होरा को भी यहाँ बुला लूँगे। लाड़ी होरा पंजाबी लोग में जो लोरी गाता है उसको बोला जाता है। या वही दूध पिलाने वाली फिरंगी मेम, चुप कर, यहाँ वालों को शर्म नहीं। देश देश की चाल है। आज तक मैं उसे समझा न सका कि सिख तंबाकू नहीं पीते, वह सिगरेट देने में हट करती है, ओठों में लगाने वाली और पीछे हटता हुआ तो समझती है कि राजा बुरा मान गया, अब मेरे मुल्क के लिए लड़ेगा नहीं। ये सब जो है वह आपसी बातें कर रही हैं कि जो सिख होते हैं वह तंबाकू नहीं पीते। अच्छा, अब बोधा सिंह कैसा है? अच्छा है, जैसे मैं जानता ही ना हूँ। रात भर तुम अपने दोनों कंबल उसे उठाते हो और आप सिगरी के सहारे गुजर करते हो। उसके पहरे पर आप पहरा दे आते हो, अपने सूखे लकड़ी के तख्तों पर उसे सुलाते हो और आप किचन में पड़े रहते हो। कहीं तुम न मांदे पड़ जाना। जरा क्या है, मौत है, और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते। ये जो है ये भी अंडरलाइन कीजिए कि जरा क्या है, मौत है, और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते। मेरा डर मत करो, मैं तो बुलेल की खडर के किनारे मरूंगा। ये जो कह रहा है मेरा डर मत करो, मैं तो बुलेल की खडर के किनारे मरूंगा। भाई की रस्सी की गोद पर मेरा सर होगा और मेरे हाथ के लगाए हुए आंगन के आम के पेड़ की छाया होगी। वजीरा सिंह के त्योरी चढ़ाकर कहा। वजीरा सिंह ने, जो वजीरा सिंह है वह त्योरी चढ़ाकर कहा, क्या मरने की लगाई है? मरे जर्मन और तुरक। हाँ भाइयों, कुछ गाओ। हाँ, कैसे? अब वजीरा सिंह जो चढ़ाकर बोला कि मरे हमारे दुश्मन, वो जो दुश्मन है वह जर्मनी और तुरक है। अब वजीरा सिंह सबसे कहता है कि कुछ गाओ भाई, गाओ। तो ये लोग जो है वह पंजाबी में कुछ गाते हैं। आइए देखते हैं। दिल्ली शहर ते पिछौड़ नू जदिए, कर लेना लौंगा दा व्यापार मुंडिए, कर लेना नारेंदा सौदा अड़िए, ओए लाना चढ़ाका कदुए नू, कद्दू वन्याय मजेदार गोरिए, हुन लागा चढ़ाका कदुए नू। तो इसका जो मतलब हो जाएगा वह हो जाएगा, ए दिल्ली शहर के पेशवार को जाने वाली, मंडी में लोगों का व्यापार कर लेना, अड़ी नारे का सौदा कर लेना। नारी मतलब नारी का सौदा कर लेना, मतलब नारी मतलब औरत का सौदा कर लेना। ओए
अब हमें कद्दू चखाना है। एक गोरी वर्ण वाली कद्दू अत्यंत स्वादिष्ट पका है। अब हमें कद्दू चखना है। इसका जो मतलब हो गया ये हो गया। कौन जानता था कि दाढ़ियों वाले घर बारी सीख ऐसा लुच्चे का गीत गाएंगे। कौन जानता था कि दाढ़ियों वाले घर बारी सीख मतलब पंजाबी ऐसे लुच्चे का गीत गाएंगे। पर सारी खंदक गीत से गूंज उठी और सिपाही फिर ताजे हो गए, मानो 4 दिन से सोते और मौज ही करते रहे हों। अब अगला भाग है। दोपहर रात गई है, अंधेरा है, सन्नाटा हुआ है। बोधा सिंह खाली बिस्किटों के टीनों पर अपने दोनों कंबल बिछाकर लैला सिंह के 2 कंबल और एक बरान कोट ओढ़ कर सो रहा है। लैला सिंह पहरे पर खड़ा है। जो लैला सिंह है वो पहरे दे रहा है। एक आँख खाई में मुंह पर है और एक बोधा सिंह के दुबले शरीर पर। बोधा सिंह कर रहा मतलब वो कह रहा है, क्यों बोधा भाई, क्या है, पानी पिला दो। लैला सिंह ने कटोरा उसके मुंह से लगाकर पूछा, कहो कैसे हो। पानी पीकर बोधा बोला, कफनी छूट रही है, रोम रोम में तार दौड़ रहे हैं, दांत बज रहे हैं। अधिकतर ठंड लगने से इंसान कपकपाने लगता है। दांत मतलब ऐसे ऐसे करने लगता है, मतलब वो ऊपर नीचे करने लगता है। अच्छा, मेरी जर्सी पहन लो। और तुम, मेरे पास सिगड़ी है और मुझे गर्मी लगती है, पसीना आ रहा है ना, मैं नहीं पहनता। 4 दिन से तुम मेरे लिए। हाँ, याद आई, मेरे पास दूसरी गरम जर्सी है, आज सवेरे ही आई है। विलायत से मेमे बुन बुन कर भेज रही है, गुरु उनका भला करे। यूँ कहकर लहना अपना कोट उतारकर जर्सी उतारने लगा। ये जो है वह किसको दे रहा है, बोधा सिंह को। सच कहते हैं और नहीं झूठ, यो कहकर ना ही करते बोधा को उसके जबरदस्ती जर्सी पहना दी और आप खाकी कोट चीन का कुर्ता भर पहनकर पहरे पर खड़ा हुआ। कौन खड़ा हुआ, लहना सिंह। मेम की जर्सी की कथा केवल कथा थी। आधा घंटा बीता, इतने में खाई के मुंह से आवाज आई, सूबेदार हजारा सिंह। कौन, लेफ्टिनेंट साहब। हुकुम हुजूर कहकर सूबेदार तनकर फौजी सलाम करके सामने हुआ। ये जो है वह मतलब आधे घंटा बीत गया। उसके बाद खाई से आवाज़ आई तो सूबेदार हजारा सिंह पूछा, कौन। तो जो उधर से जवाब आया वो बोला, लेफ्टिनेंट साहब। तो ये सब सुनकर मतलब वो सब फौजी सलाम कर सामने आया। देखो, इसकी दम धावा करना होगा। मील भर की दूरी पर पूरब के कोनों में एक जर्मन खाई है। आगे देखते हैं। एक जर्मन खाई है, उसमें 50 से ज़्यादा जर्मन नहीं है। इस पेड़ों के नीचे 2 खेत काटकर रास्ता है, 3-4 घुमाव है, जहाँ मोड़ और वहाँ 15 जवान खड़े कर आया हूँ। ये जो बोल रहे हैं वो लेफ्टिनेंट साहब बोल रहा है कि सूबेदार हजारा सिंह से। तुम यहाँ 10 आदमी छोड़कर सबको साथ ले उनसे जा मिलो, खंदक छीनकर वहीं जब तक दूसरा हुक्म न मिले डटे रहो। यहाँ हम रहेंगे। जो हुक्म। चुपचाप सब तैयार हो गए। बोधा भी कंबल उतारकर चलने लगा। तब लहना सिंह ने उसे रोका। लहना सिंह आगे हुआ तो बोधा के बाप सूबेदार ने उंगली से बोधा की ओर इशारा किया। लहना सिंह समझकर चुप हो गया। पीछे 10 आदमी कौन रहे, इस पर खड़ी बड़ी हुज्जत हुई। कोई रहना न चाहता था। समझा बुझाकर सूबेदार ने मार्च किया। लेफ्टिनेंट साहब का लहना की सिगड़ी के पास मुंह फेर कर खड़े हो गए और जेब से सिगरेट निकालकर सुलगाने लगे। 10 मिनट बाद उन्होंने लहना की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, लो तुम भी पियो। ये जो कौन बोल रहा है, ये लेफ्टिनेंट साहब बोल रहे लहना सिंह से कि लो तुम भी पियो। आंख मारते मारते लहना सिंह सब समझ गया। मुंह का भाव छिपाकर बोला, लाओ साहब। हाथ आगे करते हुए उसने सिगड़ी से उजाले
में साहब का मुंह देखा, बाल देखा, तब उसका माथा ठनका। लेफ्टिनेंट साहब के पट्टियों वाले बाल एक दिन में कहाँ उड़ गए और उनकी जगह कैदियों में कैसे कटे हुए बाल कहाँ से आ गए। ये जो है वो लाइट में देखा कौन? लहना सिंह। शायद साहब शराब पिए हुए हैं और उनके बाल काटने का मौका मिल गया है। लहना ने जांचना चाहा, जो लहना सिंह है उनके बारे में जांचना चाहा। लेफ्टिनेंट साहब 5 वर्ष से उसकी रेजिमेंट में थे। क्यों साहब, हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे? ये पूछ रहे कौन? लहना सिंह। लड़ाई खत्म होने पर। क्यों, क्या यह देश पसंद नहीं? नहीं साहब, शिकार के वे मजे यहाँ कहाँ। याद है पार साल मतलब पिछले साल नकली लड़ाई के पीछे हम आप जगाधरी जिले में शिकार करने गए थे। हाँ हाँ, वहीं जब आप खोते पर सवार थे और आपका खानसामा अब्दुल्ला रास्ता के एक मंदिर में जल चढ़ाने को रह गया था। बेशक पाजी, कहीं का सामने से वह नीलगाय निकली कि ऐसी बड़ी मैंने कभी न देखी थी। ये बोल रहे लहना सिंह, वो जांच पड़ताल कर रहे हैं वो जो लेफ्टिनेंट साहब है उसके बारे में। और आपकी एक गोली कंधे में लगी और पुटक्के में निकली, ऐसे अफसर के साथ शिकार खेलने में मजा है। क्यों साहब, शिमले में से तैयार होकर उस नीलगाय का सिर आ गया था ना? आपने कहा था रेजिमेंट की मैस में लगाएंगे। हाँ, पर मैंने वह विलायत भेज दिया। ऐसे बड़े सिंह दो फुट के तो होंगे। हाँ, लहना सिंह 2 फुट 4 इंच के थे। जो लहना सिंह थे वो 2 फुट 4 इंच के थे। तुमने सिगरेट नहीं पिया? पीता हूँ साहब, दिया सलाई ले आता हूँ, कहकर लहना सिंह खंदक में घुसा। अब उसे संदेह नहीं रहा था और उसने झटपट निश्चय कर लिया कि क्या करना है। अंधेरे में किसी सोने वाले से वह टकराया, तो वह जो टकराया वह कौन था? वह था वजीरा सिंह। हाँ, क्यों लहना, क्या क़यामत आई? जरा तो आँख लगाने दी होती। अब जब वो होश में आओ, क़यामत आई है और लेफ्टिनेंट साहब की वर्दी पहनकर आई है। क्या? वो जो लेफ्टिनेंट साहब थी वह लेफ्टिनेंट साहब नहीं थी, उसके भेष में कोई और था। ये बात लहना सिंह वजीरा सिंह से कहता है। लेफ्टिनेंट साहब या तो मर गए हैं या कैद हो गए हैं। उनकी वर्दी पहनकर यह कोई जर्मन आया है। सूबेदार ने इसका मुंह नहीं देखा, मैंने देखा और बातें की। सौ हरा साफ उर्दू बोलता है, पर किताबी उर्दू। और मुझे पीने को सिगरेट दिया, तो अब मारे गए। धोखा है सूबेदार, किचन में चक्कर काटते फिरेंगे और यहाँ खाई पर धावा होगा, उधर उन पर खुले में धावा होगा। उठो, एक काम करो, पलटन के पैरों के निशान देखते देखते दौड़ जाओ, अभी बहुत दूर न गए होंगे। वो जो पलटन था सूबेदार हजारा सिंह का, उसके पीछे भागने को बोलता है लहना सिंह वजीरा सिंह को। सूबेदार से कहो कि एकदम लौट आए, खंदक की बात झूठ है। चले जाओ, खंदक के पीछे से निकल जाओ, पत्ता तक न खड़के मतलब पत्ता भी आवाज न करे। देर मत करो, जाओ। हुक्म तो यह है कि यहीं ऐसी तैसी हुक्म की। मेरी हुक्म जमादार लहना सिंह, जो इस वक्त यहाँ सबसे बड़ा अफसर है, उनका हुक्म है। मैं लेफ्टिनेंट साहब की खबर लेता हूँ। पर यहाँ तो तुम 8 ही हो। 8 नहीं, 10 लाख। एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। चले जाओ। लौट कर खाई के मुहाने पर लहना सिंह दीवार से चिपक गया। उसने देखा कि लेफ्टिनेंट साहब ने जेब से बेल के बराबर 3 गोले निकाले, तीनों को जगह जगह खंदक की दीवारों में घुसेड़ दिया और तीनों में एक तार सा बांध दिया। तार के आगे सूत की एक गुत्थी थी, उससे सिगरी के पास रखा। बाहर की तरफ एक दिया सलाई जलाकर गुंदी पर रखने, बिजली की तरह दोनों हाथों में
उल्टी बंदूक को उठाकर लहना सिंह ने साहब की क्यूहनी पर तान कर दे मारा। वो जो लेफ्टिनेंट साहब था उनकी केहूनी पर मतलब तान कर दे मारा लहना सिंह। धमाके के साथ साहब के हाथ से दिया सलाई गिर पड़े। लहना सिंह ने एक गुंदा साहब की गर्दन पर मारा और साहब आंख मीन गॉड मतलब ओ माय गॉड कहते हुए चित हो गए। लहना सिंह ने तीनों गोलों बीन कर खंदक के बाहर फेंके और साहब को घसीट कर सिगरी के पास लेटाया। जेबों की तलाशी ली, 3-4 लिफाफे और एक डायरी निकालकर उनके अपनी जेब में हवाले किया। साहब की मूर्छा हटी, मतलब जो मूछ लगाए हुआ था उसको हटाए लहना सिंह हंसकर बोला, क्यों पलटन साहब, मिजाज कैसा है? आज मैंने बहुत बातें सीखी। यहाँ सीखा कि सिख सिगरेट पीते हैं, यह सीखा कि जगाधारी के जिले में नील गाय होती है और उनके 2 फुट 4 इंच के सींग होते हैं। यह सीखा कि मुसलमान खानसामा मूर्तियों पर जल चढ़ाते हैं और लेफ्टिनेंट साहब खोते पर चढ़ते हैं। पर यह तो कहो, ऐसी साफ उर्दू कहाँ से सीख आए? ये सब जो बातें कर रहा था वो लेफ्टिनेंट कर रहा था लहना सिंह के साथ। लेकिन लहना सिंह को शक हुआ कि मुसलमान जो हुआ खानसामा मूर्तियों पर तो जल कभी चढ़ाते नहीं हैं और ना ही पंजाबी लोग सिगरेट पीते हैं। तो आगे देखते हैं। हमारे लेफ्टिनेंट साहब तो बिना डैम के 5 लफ्ज भी नहीं बोल पाते थे। तुम तो पूरा साफ साफ उर्दू ही बोलते हो। लहना सिंह ने पतलून की जेबी को तलाशी नहीं ली थी। साहब ने मारो जारे से बचने के लिए दोनों हाथ जेब में डाले। लहना सिंह कहता गया, चालाक तो बड़े हो, पर सांझे का लहना इतने बरस लेफ्टिनेंट साहब के साथ रहा। उसे चकमा देने के लिए 4 आंखें चाहिए। ये जो बोल रहा है वो बोल रहा है कि 4 साल से लेफ्टिनेंट साहब के साथ रहा, उसे चकमा देने के लिए 4 आंखें चाहिए। 3 महीने हुए, एक तुरंकी मौलवी मेरे गांव में आया था। औरतों को बच्चे होने की तावीज बांटता था और बच्चों को दवाई देता था। चौधरी के बर के नीचे मंजा बिछाकर हुक्का पीता रहता था। कौन पीता रहता था? एक तुर्की मौलवी जो है वो पीता था और कहता था, जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं, वेद पढ़कर उसमें से विमान चलाने की विद्या जान गए। ये भी अंडरलाइन कर लीजिए कि वेद पढ़कर वो जो है विमान चलाने की विद्या जान गए। ये कौन कहते थे? तुर्की के मौलवी। गौ को नहीं मारते, हिंदुस्तान में आ जाए तो गौ हत्या बंद कर देंगे। मंडी के बनियों को बहकाता था कि डाक खाने के रुपए निकाल लो, सरकार का राज जाने वाला है। डाकू बाबू पोलहूराम भी डर गया था। मैंने मुल्लाजी की दाढ़ी मूड़ दी थी और गांव से बाहर निकालकर कहा था कि जो मेरे गांव में अब पैर रखा तो साहब की जेब में से पिस्तौल चला और लहना की जांघ में गोली लगी। इधर लहना की हेनरी मर्टी के 2 फायरों ने साहब की कपाल क्रिया कर दी। धड़ाका सुनकर सब दौड़ गए। बोधा चिल्लाया, क्या है? मतलब ये सब सुनकर जो है लहना की जांघ में गोली लगी। कौन मारा? वो जो लेफ्टिनेंट साहब के भेष में कोई बहरूपिया था वो, क्योंकि जो वो बहरूपिया था उसका पतलून की जेब नहीं तलाश की थी लहना सिंह ने। इसलिए लहना ने उसे तो यह कहकर सुला दिया कि एक हड़का हुआ कुत्ता आया था, मार दिया और औरों से सब हाल कह दिया। सब बंदूकें लेकर तैयार हो गए। लहना ने सफा फाड़कर घाव की दोनों तरफ पट्टियां कस कर बांधी और घाव जो था वह मांस में ही था। पट्टियों के कसने से लहू निकलना बंद हो गया, मतलब खून जो है वह निकलना बंद हो गया। उतने में 70 जर्मन चिल्लाकर खाई में घुस पड़े। सिखों की बंदूकों की बाट ने पहले धावे को रोका, दूसरे को रोका, पर यहाँ थे 8। लहना सिंह तकाकर मार रहा था। वह खड़ा था और लेटे हुए थे और वे 70 उसके मुर्दा भाइयों के शरीर पर चढ़ाकर जर्मन आगे घुस सकते थे। थोड़े से मिनट में वो
मिनट में वो अचानक आवाज़ आई, वाह गुरुजी फतह, वाह गुरुजी का खालसा। और धड़ाधड़ बंदूकें के फायर जर्मनों की पीठ पर पड़ने लगे। ये जो बोल रहा था, ये जो लहना सिंह लोग थे वो पंजाबी थे, और वो जो है वह जब भी फायर करते थे तो यही बोलते थे, वाह गुरुजी की फतह, वाह गुरुजी का खालसा। और वो धड़ाधड़ बंदूकें चलने लगी किस पे, जर्मनी के पीठ पे। ऐन मौके पर जर्मन दो चक्कर के पट्टों के बीच में आ गए। पीछे से सूबेदार हजारा सिंह के जवान आग बरसते थे और सामने लहना सिंह के साथियों के संगीन चल रहे थे। पास आने पर पिछले वाले के भी संगीन परोना शुरू कर दिया। एक कलीकारी और अकाल सिख दी फौज आई। वाह गुरुजी दी फतह, वाह गुरुजी दा खालसा, सत श्री अकाल पुरुष। और लड़ाई खत्म हो गई। तिरस्ठ जर्मन या तो खेत रहे या करा रहे थे, मतलब वह मर गए थे और कुछ करा रहे थे। सिखों के 15 के प्राण गए, सिखों में जो वो 15 के जान चले गए। सूबेदार ने दाहिने कंधे में से गोली आर पार निकल गई। लहना सिंह की पसली के एक गोली लगी। जो लहना सिंह था उसमें पसली में एक गोली लगी और उसके घाव को खंदक की गोली मिट्टी में पूर लिया और बाकी का साफा कस कर कमरबंद की तरह लपेट लिया। वो जो गोली लगा था वो कपड़ा से पूरी तरह से वो कसकर बांध लिया था। किसी को खबर न हुई कि लहना के दूसरा घाव लगा है, किसी को पता न चला कि लहना सिंह को दूसरा घाव फिर से लगा है। लड़ाई के समय चांद निकल आया था, ऐसा चांद जिसमें प्रकाश के संस्कृत कवियों का दिया हुआ छई नामक सार्थक होता है, और हवा ऐसी चल रही थी जैसे कि वान भट्ट की भाषा में दंत विनोपस दिशाचाई कहलाती हुई वैसी हवा चल रही थी। वजीरा सिंह कह रहा था कि मैं कैसे मन भर फ्रांस की भूमि में मेरे बूटों से चिपक रही थी जब मैं दौड़ सूबेदार के पीछे गया। सूबेदार लहना सिंह से सारा हाल सुन और कागजात पाकर उसकी तुरंत बुद्धियों को सराह रहे थे और कह रहे थे कि तू न होता तो आज सब मारे जाते। ये जो कह रहा है सूबेदार लहना सिंह से कह रहा है। इस लड़ाई की आवाज़ 3 मील दाहिने ओर की खाई वालों ने सुन ली थी। उन्होंने पीछे से टेलीफोन कर दिया। वहां से झटपट 2 डॉक्टर और 2 बीमार ढोने की गाड़ियां चली और जो कोई 1.5 घंटे के अंदर आ पहुंची। फील्ड अस्पताल नज़दीक था। सब सुबह होते होते वहां पहुंच गए। जो घायल थे वह फील्ड अस्पताल में सुबह होते होते पहुंच गए थे। इसलिए मामूली पट्टी बांधकर एक गाड़ी में घायल लिटाए गए और दूसरे में लाशें रखी गई। सूबेदार ने लहना सिंह की जांघ में पट्टी बंधवानी चाहिए, पर उसने यह कहकर टाल दिया कि थोड़ा घाव है, सवेरे देखा जाएगा। ये जो कह रहा है वह लहना सिंह कह रहा है। बोधा सिंह जवार में बुर्रा रहा था, वह गाड़ी में लिटाया गया। लहना को छोड़कर सूबेदार जाते नहीं थे, यह देख लहना ने कहा, तुझे बोधा की कसम और सूबेदारनी की सौगंध, जो इस गाड़ी में न चले जाओ, न चढ़े तो, वो कसम दिला दिया बोधा और सूबेदारनी की। और तुम मेरे लिए वहां पहुंचकर गाड़ी भेज देना, और जर्मन मुर्दों के लिए भी तो गाड़ी आती होगी। मेरा हाल बुरा नहीं, देखते नहीं मैं खड़ा हूँ, वजीरा सिंह मेरे पास ही है। अच्छा। बोधा गाड़ी पर लेट गया। भला अब भी चढ़ जाओ। सुनिए तो सूबेदारनी, होरा को चिट्ठी लिखो तो मेरे मत्था टेकना लिख देना, और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उन्होंने कहा वह मैंने कर दिया। ये जो लहना सिंह है वह सूबेदार से कह रहा है कि सूबेदारनी को ये मेरी चिट्ठी पहुंचा देना कि उसने जो कहा था वो मैंने कर दिया। गाड़ियां चल पड़ी थी। सूबेदार ने चढ़ते चढ़ते लहना का हाथ पकड़कर कहा, तूने मेरे और बोधा के प्राण बचाए। लिखना कैसा, साथ ही घर चलेंगे। अपनी सूबेदारनी को तू ही कह देना उसने क्या कहा था।
अब आप गाड़ी पर चढ़ जाओ, मैंने जो कहा वह लिख देना और कह भी देना। गाड़ी के जाते ही लहना लेट गया। वजीरा पानी पिला दे, मेरे कमरबंद खोल दे, तय हो रहा है, मतलब दर्द हो रहा है। ये जो है लहना सिंह कह रहा है वजीरा सिंह से कि वजीरा मुझे पानी पिला दे, मेरा कमरबंद खोल दे। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति साफ हो रही है। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आ रही है। वह लहना सिंह के पास एक एक करके आ रही है। सारे दृश्यों को साफ होते हैं। समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। लहना सिंह 12 वर्ष का है। अमृतसर में मामा के यहाँ आया हुआ है। दही वाले के यहाँ, सब्जी वाले के यहाँ, हर कहीं उसे एक 8 वर्ष की लड़की मिल जाती है। ये वही कहानी है जो फर्स्ट भाग में बताया गया है, और वो वही सुबेदानी है जो 12 साल पहले मिली थी सब्जी वाले के यहाँ, दही वाले के यहाँ। जब वह पूछता है कि तेरी कुर्माई हो गई, तब वह धैत कहकर चली जाती है। एक दिन उसने वैसे ही पूछा तो कहा, हाँ कल हो गई, देखते नहीं यह रेशम के फूलों वाला सालू। सुनते ही लहना सिंह को दुख हुआ, क्रोध हुआ, और क्यों हुआ ये उन्हें पता नहीं, लेकिन वजीरा सिंह पानी पिला दे ये कह रहा था। 25 वर्ष बीत गए। अब लहना सिंह नंबर जो है वह 77 राइफल के जमादार हो गए। ये अंडरलाइन कर लीजिए कि लहना सिंह जो है वह नंबर 77 राइफल के जमादार हैं। अब 8 वर्ष की कन्या का ध्यान ही न रहा। न मालूम वह कभी मिली थी या नहीं। 7 दिन की छुट्टी लेकर जमीन के मुकदमे की पैरवी करने वह अपने घर गया। वहाँ रेजिमेंट के ऑफिसर की चिट्ठी मिली कि फौज लाम पर जाती है, फौरन चले आओ। साथ ही सूबेदार हजारा सिंह को चिट्ठी मिली कि मैं और बोधा सिंह भी लाम पर जाते हैं, लौटते समय हमारे घर होते जाना, साथ चलोगे। सूबेदार का गांव रास्ते में पड़ता था और सूबेदार उसे बहुत चाहता था। लहना सिंह सूबेदार के यहाँ पहुंचा। ये सब जो है वह 25 साल बाद लहना सिंह को मरते वक्त यह सब साफ साफ दिखाई देता है। वह कैसे क्या क्या किया बचपन में और अब आगे है। जब चलने लगे तब सूबेदार बेरे में से निकल आया, बोला, लहना सूबेदारनी तुमको जानती है, बोलती है जा मिल आ। मतलब जब निकलने जा रहा था तो सूबेदार लहना सिंह के पास निकल कर आता है और बोलता है कि लहना सूबेदारनी तुमको जानती है और बुलाती है, तुम जा मिला। लहना भीतर पहुंचा। सूबेदारनी मुझे जानती है, कब से? रेजिमेंट के क्वार्टरों में तो कभी सूबेदार के घर के लोग नहीं रहे। दरवाजे पर जाकर मत्था टेकना कहा। असीम सुनी। लहना सिंह चुप। मुझे पहचाना नहीं? तेरी कुर्माई हो गई, धत कल को हो गई, देखते नहीं रेशम बूटों वाला सालू अमृतसर में। भावों की टकराहट में मूर्छा खुली, करवाहट बदली, पसली का घाव बह निकला। वजीरा पानी पिला दे, उसने कहा था। ये सब जो है वह कह रहा था लहना सिंह। ये साफ साफ दिख रहा था कि 25 साल बाद वह सूबेदारनी से कैसे मिला। वो जो अफसर थे वह उन्हें मतलब लड़ाई के लिए वह लेटर भेजता है कि वह सब आए। रास्ते में वह सूबेदार को भी भेजता है और बोधा सिंह को भी। तो रास्ते में एक ही रास्ता से आता है तो लहना सोचता है कि सूबेदार मुझे बहुत चाहता है, मैं भी उसको साथ में ले चलो। लेकिन वहाँ जाता है तो पता चलता है कि सूबेदार ने उसको जानता है, तो लहना सिंह को बुलाता है सूबेदार ने। तो वो मिल जाता है, कहता है कि बचपन में ये सब हुआ था, तेरी कुर्माई हो गई, वही लड़की मैं हूँ, ये सब बोलता है। ये सब लहना सिंह के सामने आता है। वह मरने का टाइम होता है तब। फिर वह वजीरा सिंह को बोलता है पानी पिला दे वजीरा, उसने कहा था। स्वप्न चल रहा है। सूबेदारनी कह रही है कि मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया। एक काम कहती हूँ, मेरे तो भाग फूट गए। सरकार ने बहादुरी का खिताब दिया है, लायलपुर में जमीन दी है। आज नमक कहलाली का मौका आया है, पर सरकार ने हम तिमियों को घड़िया पलटन क्यों न बना दी, जो कि मैं
जो कि मैं भी सूबेदार जी के साथ चली जाती। एक बेटा है, फौज में भर्ती हुए उसे 1 ही वर्ष हुआ। उसके पीछे 4 और हुए, पर एक भी नहीं जिया। मतलब सूबेदारनी का एक बेटा है जो कि है वह बोधासी है। सूबेदारनी रोने लगी। अब दोनों जाते हैं, मेरे भाग तुम्हें याद है, एक दिन टांगे वाले का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिगड़ जाता था, तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए। ये जो है सूबेदारनी लहना सिंह से कहता है। आप आप घोड़े की लातों में चले गए थे और मुझे उठाकर दुकान के तख्ते पर खड़ा कर दिया। ऐसे ही इन दोनों को बचाना, यह मेरी भिक्षा है। तुम्हारे आगे मैं आंचल पसारती हूँ। मतलब ये जो सूबेदारनी है वह बोलती है कि तुम्हारे आगे मैं आंचल पसारती हूँ, तुम इन दोनों की जान बचाना। रोती रोती सूबेदारनी ओबरी में चली जाती है। लहना भी आंसू पोंछता हुआ बाहर आता है। वजीरा पानी पिला दे, उसने कहा था। अभी भी ये वजीरा सिंह को बोलता है कि पानी पिला दे। जैसे जैसे ये सपना चलता है वैसे वैसे वह वजीरा सिंह को बोलता है। लहना का सिर अपने गोद में रखे वजीरा सिंह बैठा है। जब मांगता है तब पानी पिला देता है। कौन? वजीरा सिंह। आधे घंटे तक लहना चुप रहा, फिर बोला, कौन? की रस्सी? वजीरा ने कुछ समझकर कहा, हाँ भैया भैया, मुझे और ऊंचा कर ले, अपने पट्टट पर मेरा सिर रख ले। वजीरा ने वैसा ही किया। हाँ अब ठीक है, पानी पिला दे। बस अब के हाड़ में यह आम खूब फरेगा। मतलब खूब फरेगा, अब की हाड़ में जो यह है आम खूब फरेगा। चाचा भतीजा दोनों यही बैठकर आम खाना। जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना ही यह आम है। जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने में इसे लगाया था। वजीरा सिंह के आंसू टप टप टपक रहे थे। ये सब जो है वह लहना सिंह बोल रहा है कि तुम पानी पिला दे, अब बस यह जो हाड़ है वह आम खूब फलेगा। चाचा भतीजा जो है वह दोनों यहीं बैठकर आम खाना। वह वजीरा सिंह से बोल रहा है और यह सब सुनकर वजीरा सिंह खूब रो रहे हैं। मतलब उनके आंसू टपक रहे हैं। कुछ दिन पीछे लोगों ने अखबारों में पढ़ा था, फ्रांस और बेल्जियम जो 68वीं सूची मैदान के घावों में मारा, नंबर 77 सिख राइफल जमादार लहना सिंह, ये लिखा था। और इसी के साथ कहानी समाप्त हो जाता है। तो चलिए, इसका जो सारांश शॉर्ट में है, लेकिन इस कहानी में काफ़ी आप लोगों को एक्सप्लेनेशन बता दिया गया है। तो अब हम लोग डायरेक्ट MCQs देखते हैं। वैसे हम यहाँ पे मतलब सारांश बहुत सारे लिए हैं, ये शॉर्ट में है, हम तो समझा दिए, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। अब बाकी आप लोग समझ ही जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। तो अभी आप लोगों ने इस पूरे चैप्टर को ख़त्म किया है तो आप लोग को मालूम होगा कि ये पूरे कहानी में जो है वो अमृतसर के बारे में बताया गया है। ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 2 है लहना सिंह के गांव का क्या नाम था। तो लहना सिंह के जो गांव का नाम था वह था मांझे। मांझे, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3 है लहना सिंह किस पद पर था। तो लहना सिंह जो था वह जमादार के पद पर था। किसी भी क्वेश्चन का आंसर मालूम है तो कमेंट करते जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 है लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई। तो जो वजीरा सिंह था उसी के गोद में था ना, लहना सिंह उसी के गोद में। बार बार लहना सिंह उसी से बोल रहा था कि वजीरा पानी पिला दे। क्वेश्चन नंबर 4 था पलटन का विदूषक कौन था। तो पलटन का जो विदूषक था वह था ऑप्शन सी वजीरा सिंह। ये था पलटन का विदूषक, क्योंकि जब मतलब लेफ्टिनेंट साहब जब मतलब भेष बदल के आया था तो मतलब वजीरा से ही सबको बोलने गया था, पलटन के विदूषक को। क्वेश्चन नंबर 6 सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था। तो बोधा सिंह नाम था सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का। क्वेश्चन नंबर 7 है भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था। तो भारतीय सिपाहियों का जो था वह था ऑप्शन डी, जर्मनियों के साथ था। ऑप्शन डी राइट है। क्वेश्चन नंबर 8 है जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया। जो जर्मन लेफ्टिनेंट था वो किसने मार गिराया। लहना सिंह ने जर्मन लेफ्टिनेंट को मार गिराया। ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 9 है सिख राइफल के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था।
तो उनका जो नंबर था 77 था। ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 10 है, सरकार ने सूबेदार को ज़मीन कहाँ दी थी? जब सरकार ने सूबेदार को ज़मीन दी थी वह थी जलालपुर में। ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही नहीं सॉरी इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, लायलपुर में दिया था सरकार ने सूबेदार को ज़मीन। क्वेश्चन नंबर 11 है, गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जयपुर राजस्थान में। ऑप्शन बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 12 है, सुखमय जीवन किसकी रचना है? तो सुखमय जीवन जो रचना है वह चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का है। क्वेश्चन नंबर 13 है, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 1915 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 14 है, कछुआ धर्म किसकी कृति है? तो कछुआ धर्म जो है वह ऑप्शन डी राइट है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की। क्वेश्चन नंबर 15 है, पुरानी हिंदी किसकी रचना है? ये भी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का। ऑप्शन डी राइट है। क्वेश्चन नंबर 16 है, कौन सा निबंध गुलेरी जी द्वारा रचित नहीं है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, मजदूरी और प्रेम जो है वह लहना मतलब गुलेरी जी द्वारा नहीं रचा गया है। क्वेश्चन नंबर 17 है, कुरमई का क्या अर्थ है? तो कुरमई का मंगनी अर्थ होता है। ऑप्शन जो सही हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए, मंगनी, जिसको सगाई बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, बोधा सिंह कौन था? तो बोधा सिंह जो था वह था सूबेदार हजारा सिंह का बेटा। ऑप्शन डी राइट है। क्वेश्चन नंबर 19 है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? तो उसने कहा था ये कहानी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का। क्वेश्चन नंबर 20 है, कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? तो उनके जो दो नहीं लिखा गया वह कफन है। ऑप्शन डी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? तो गुलेर नाम का जो उनका गांव था वहां का मूल निवासी थे। क्वेश्चन नंबर 22 है, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? तो उसने कहा था जो कहानी के कहानीकार है वह है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। मतलब विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो सब खुद देखते जाइए क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन है सब इम्पोर्टेंट है। तो कहानीकार जो है वह चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी है। क्वेश्चन नंबर 23 है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार है? तो जो क्वेश्चन नंबर 23 है उसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए, द्विवेदी युग के मतलब कहानीकार है। कौन? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। क्वेश्चन नंबर 24 है, उसने कहा था कितने भागों में विभक्त है? तो ये 5 भागों में है विभक्त। ऑप्शन डी राइट है। क्वेश्चन नंबर 25 है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था? तो वो जो हुआ था ऑप्शन सी 7 जुलाई 1883 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 26 है, लहना सिंह किस कहानी के पात्र है? तो उसने कहा था इस कहानी के पात्र है लहना सिंह। क्वेश्चन नंबर 27 है, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? तो ये जो है वह है ऑप्शन बी, कर्म प्रधान, क्योंकि इसमें जो 4 भाग है वह सिर्फ कर्म के बारे में बताया गया है कि कौन कौन से काम किए गए हैं, तो ये कर्म प्रधान है। क्वेश्चन नंबर 28 से पुरानी हिंदी रचना है किसकी है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का। क्वेश्चन नंबर 29 है, किरत सिंह कौन था? तो वो जो था वह था ऑप्शन बी, लहना सिंह का भतीजा, वो था किरत सिंह। क्वेश्चन नंबर 30 है, बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न पूछता था? तो तेरी कुरमई हो गई। ये क्वेश्चन बार बार लहना सिंह पूछता था उस लड़की से, और वो जो लड़की था 25 साल बाद वह सूबेदारनी थी। क्वेश्चन 31 है, लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहा था? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा 10। क्वेश्चन नंबर 32, अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? तो मामा थे। ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 32 है, लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसको भेजता है? तो लहना सिंह जो है सूबेदार को वापस बुलाने के लिए वजीरा सिंह को भेजता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, सूबेदारनी ने अपनी पति और पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा? तो लहना सिंह से कहा। ऑप्शन बी राइट है।
क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। 35 है, लहना सिंह का सिर अपने गोद में लेकर कौन बैठा था? तो वजीरा सिंह बैठा था लहना सिंह का सर लेकर गोद में। क्वेश्चन नंबर 36 है, लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? तो इसका जो सही जवाब था अमृतसर के, ऑप्शन बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 37 है, उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? तो इसका जो सही जवाब है वह हो जाएगा ऑप्शन ए 1915 के, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं तक था। अगर आप लोग को ये सेशन पसंद आया है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए और कमेंट में बताइए कि ये सेशन आप सबको कैसा लगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।